आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। मेरा नाम है सैंदिला तिवारी और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल अप्रिशिएट इंग्लिश में। आज हम रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये चैप्टर एक एस्से है जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आए, अगर आप लोगों को कहीं से भी लगे कि मैं हेल्पफुल हो सकती हूँ आपके लिए, तो क्योंकि मुझे ऑडियंस की ज़रूरत है, व्यूअर्स की ज़रूरत है और मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप इसे शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आप अपना कुछ सेकंड इन्वेस्ट करेंगे मुझ पे, लेकिन मेरा काफ़ी फायदा हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि ऑथर है महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले के अंदर। इनको प्यार से हम लोग बापू भी कहते हैं और ये हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। लेकिन बापू बनने से पहले ये एक बैरिस्टर थे, मतलब ये साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए 9 जनवरी 1915 को और ये 9 जनवरी बहुत खास बन गया। हर साल हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी भी विदेश से आके देश में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिए। उसी तरह NRIs भी बहुत तरह से कंट्रीब्यूशन देते हैं इंडिया के लिए। तो गांधी जी जब 1915 में देश में वापस आ गए तो वो हमारे बिहार की मिट्टी ही थी जिसने उन्हें फादर ऑफ द नेशन बनाया। मतलब भारत में आते ही उन्होंने पहला आंदोलन हमारी धरती पे आके किया, इंडिगो मूवमेंट। 1917 का नील सत्याग्रह या नील आंदोलन। बापू ने 1915 से लेके 1948 के बीच में कई सारे आंदोलन किए, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक ही वेपन का यूज किया, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सच और अहिंसा का हथियार। और क्योंकि उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस को इतना ज्यादा प्रमोट किया, इसीलिए गांधी जी के बर्थडे को मतलब 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। गांधी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, लेकिन उससे भी ज्यादा एक आध्यात्मिक गुरु। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उन्होंने कितने सारे आर्टिकल्स लिखे, कई सारी स्पीचेस लिखी, एसेज लिखे। ये सब बताती हैं कि गांधी जी का इंग्लिश पे बड़ा अच्छा कमांड था और वो शुद्ध इंग्लिश बोलते थे। जैसे इंग्लिश उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा। अब एक वर्ड मैंने यूज किया, ऑटोबायोग्राफी। देखिए, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में एक अंतर होता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब एक जीवनी है जिसे उस इंसान ने खुद लिखा है। जैसे गांधी जी ने अपनी जीवनी खुद लिखी, तो वो है ऑटोबायोग्राफी। अब अगर उनकी जीवनी कोई और लिखता तो वो बायोग्राफी होता। मतलब मान के चलिए आज श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी कोई और लिखे तो वो बायोग्राफी होगी। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, गांधी जी इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। बता रहे हैं कि भारत की सभ्यता मीन्स सिविलाइजेशन और संस्कृति कल्चर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसका बुनियाद फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता से कंपेयर करके ये बताया है कि हमारे इंडिया की संस्कृति सभ्यता कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी पवित्र है एज कंपेयर टू यूरोपियंस। अब आते हैं चैप्टर पे। पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ्स में बांट के और साथ साथ में हम डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स को भी देखेंगे। पहले पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जिस तरह से हमारी सभ्यता डेवलप हुई है, इसे पूरी दुनिया में कोई भी सभ्यता हरा नहीं सकती। इवॉल्व होना मतलब डेवलप करना, प्रोग्रेस करना। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बीच जो हमारे पूर्वजों ने बोया
एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, उसकी बराबरी कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती। रोम की सभ्यता खत्म हो गई, ग्रीस की सभ्यता का भी वही हाल हुआ, मतलब वो भी खत्म हो गई। फराओस, इनकी भी पावर, माइट मतलब पावर, खत्म हो गए और ये भी डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, इनका भी पतन हो गया। जापान ने अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतना ज्यादा ध्यान दिया कि उसको कल्चर और सिविलाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर हम चाइना की बात करें तो उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कुछ कह सकते? क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, वहां पे ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी जब मैंने रोम की सिविलाइजेशन की बात की तो रोम मतलब इटली वाला एरिया, यूरोप का पार्ट, और ग्रीस की सिविलाइजेशन है मोस्टली यूरोप की, लेकिन कुछ पार्ट एशिया का भी, कुछ पार्ट टर्की जैसे कंट्रीज का भी। और फिराओ, ये है मिस्र वाले लोग, इजिप्ट वाले लोग। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है फिराउस की। ये मरने के बाद अपने राजाओं महाराजाओं को काफी हैवी ज्वेलरीज, बर्तन, किचन के आइटम्स के साथ राजा महाराजाओं की डेड बॉडीज को इन्होंने दफनाया है, क्योंकि ग्रीस ने वर्ल्ड को कई सारे महान फिलोसोफर्स दिए, जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु, प्लेटो। इसीलिए यूरोपियंस ने उनसे सीखना चाहा, उनकी फिलॉसफी से सीखना चाहा। हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम वर्ड्स लैटिन के हैं, रोम की भाषा थी लैटिन। इनफैक्ट बाइबल भी इंग्लिश में बाद में लिखा गया था, पहले ये लैटिन में लिखा गया था। यूरोपियंस जब ग्रीस और रोम की फिलॉसफीज और फिलोसोफर्स को पढ़ रहे थे तो सोचिए उनकी कितनी दयनीय स्थिति होगी, पिटिएबल मीन्स दयनीय, कि उस फिलोसफीज को सीखने के क्रम में उन्होंने सोचा कि हम ग्रीस या रोम की गलतियों को नहीं दोहराएं, पर ऐसा नहीं हुआ। पैरा नंबर 2, जब बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो रही थी, उनकी नींव हिल रही थी, उनके पावर्स बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था, इन सब के बीच में भारत की संस्कृति बहुत ही मजबूती से खड़ी थी, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता था, इमूवेबल, और उतनी ही मजबूती से खड़ा था इसका वैभव, ग्लोरी। हम इंडियंस पे यह आरोप लगता है, चार्ज मतलब आरोप, कि हम लोग बहुत ही असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी, और स्टॉलिड हैं, मतलब बेवकूफ, कम बुद्धि वाले, और हम समय के साथ आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहते। किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो हमें चेंज को अपनाने के लिए प्रेरित कर सके, पर हमारे ऊपर लगाया हुआ ये चार्ज बिल्कुल ही निराधार है और हमारे मेरिट, हमारे टैलेंट, हमारे इंटेलिजेंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। हमने जो समय समय पे टेस्ट किया है और अपने तजुर्बों से ये पाया है, वो चीज़ इतनी अच्छी है ना कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम खुद को चेंज कर लें। हम जैसे हैं बहुत ठीक हैं। इंडिया को बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज एडवाइस देती है, सलाह देती है, अपनी सोसाइटी को चेंज कीजिए, अपने कल्चर को चेंज कीजिए, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाइए, लेकिन इंडिया अपने पोजीशन पे फर्म है, मतलब स्ट्रांगली खड़ी है, स्थिर खड़ी है। यही हमारी संस्कृति की सुंदरता है और यही हमें बाहरी चीजों से बचाती है, मतलब हमारी सिक्योरिटी का आधार है, हमारे विश्वास का, हमारी उम्मीदों का आधार है। पैरा नंबर 3, इस पैरा में गांधी जी सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि वो है क्या। उनके अनुसार सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता वो आचरण है, वो व्यवहार है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्तव्यों का पालन करना और नैतिकता का पालन करना, मोरालिटी मीन्स नैतिकता, दो अलग अलग बातें हैं, ये परिवर्तनीय शब्द है। नैतिकता का पालन करने का मतलब है अपने मन, अपने दिमाग जो गलत जगह पे ले जा रही है, गलत चीजों के लिए प्रेरित कर रही है, उसे कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं, गलत भावनाओं को कंट्रोल करना। और जब हम नैतिकता का पालन करते हैं तो
तो हम अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं, अपनी कमियों को समझने लगते हैं और खुद को करेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। सिविलाइजेशन का ये डेफिनेशन दिया था गांधी जी ने, लेकिन गुजरातियों के लिए सिविलाइजेशन का मतलब है अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। पैरा 4। इस पैरा में गांधी जी कहते हैं कि जैसा कि कई राइटर्स ने लिखा है, हमें बताया है कि सिविलाइजेशन का मतलब है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, अपने कर्तव्यों का पालन करना और नैतिकता को बचा के रखना, सही गलत में फर्क करना और सही पे टिके रहना। तो हम भारतीयों को बाहर से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं बहुत सही हैं, हमें चेंज की जरूरत नहीं है। पैरा 5। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि हमारा जो मन है ना, हमारा जो दिमाग है, वो कभी भी शांत नहीं रहता। ये एक उड़ते चिड़िया की तरह होती है जो टिक के नहीं बैठ सकती। जितना ज्यादा इसको आप देंगे उतना ज्यादा इसे और चाहिए, मतलब इसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है। जितने ज्यादा हम अपने पैशन मतलब जुनून में इंडल्ज रहते हैं, लगे रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उतना ज्यादा हमारा मन, हमारा दिमाग अनब्रिडल्ड मीन्स अनकंट्रोलेबल बन जाता है। मतलब जितना ज्यादा हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने जुनून में लिप्त रहते हैं, उतना ही हमारा दिमाग अनियंत्रित हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे लिए एक लिमिट सेट कर दिया कि नहीं ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हें ना बहुत सारी चीजों में लिप्त नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना है, क्योंकि खुशी, हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है। मतलब ये मानसिक स्थिति है। जरूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो तो आप खुश भी हो। यह आपकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़े में भी खुश रहना चाहते हैं क्या। पैरा 6। क्योंकि एक इंसान पैसे वाला है, जरूरी नहीं है कि वो खुश भी रहेगा। कितनी बार ये देखा गया है कि जो अमीर लोग हैं वो खुश नहीं है, वो बड़े दुखी हैं, और जो गरीब है वो खुश है, वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट है और सुखी है। ये कुदरत का नियम है कि लाखों लोग हमेशा गरीब बने रहेंगे। इवन अमेरिका में गरीब लोग हैं, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें विमुख कर दिया था लग्जरी से, प्लेजर से। डिसुएडेड का मतलब है विमुख करना, विमुख होना। लग्जरी मीन्स ऐशो आराम। और हमारे कई जनरेशन्स ने एक ही हल से खेत जोता है। हमने अपने घरों को नहीं बदला, जबकि हमारे पूर्वजों ने पैसा कमाया, लेकिन हमने अपने डिजायर्स को कंट्रोल करके रखा और हमने प्रेफर किया कि हम उसी छोटे घर में रहें, उसी झोपड़ी में रहें, लेकिन हमने उसे चेंज नहीं किया। हमारी कई पुश्तों ने एक ही हल चलाए हैं। मतलब हमने अपने डिजायर्स को हमेशा समेट के रखा है। हमने कम में गुजारा करना सीखा है। हमने अपने यहाँ के स्वदेशी एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज नहीं किया है। स्वदेशी, इंडिजीनस। स्वदेशी एजुकेशन सिस्टम मीन्स गुरुकुल परंपरा। हर किसी के पास अपना व्यवसाय है, अपना बिजनेस है, अपना काम है, लोग सैलरी उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मशीन्स का आविष्कार करना नहीं आता। इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना। और जिस योगा और आयुर्वेदा को वेस्टर्न साइंस आज मान रही है, हमारे ऋषि मुनि कई हजार पहले बता चुके हैं। बेशक हमारे ऋषि मुनि, हमारे फोर फादर्स मतलब पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मशीनरीज का इन्वेंशन क्यों नहीं किया, मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा आविष्कार हमें गुलाम बनाएगी और हमारे कैरेक्टर को खराब करेगी। मतलब हम मशीन्स के गुलाम बन जाएंगे और हम अपनी मोरालिटी को खत्म करेंगे, हम अपने कैरेक्टर को गंदा करेंगे। और पूर्वजों ने बहुत ही सोच विचार कर ये डिसीजन लिया कि हमें अपने हाथ और पैर का मैक्सिमम यूज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि सही मायने में खुशी का मतलब है हेल्दी होना, अपने हाथ और पैर का सही से यूज करना। जस्ट बिकॉज आज के डेट में हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मीन्स हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज भारत में हो रहा है।
यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। पैरा 7, इस पैरा में ऑथर ने दे यूज किया है। दे मतलब फोर फादर्स, एंसेस्टर्स, पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने मशीन्स का आविष्कार इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि उन्हें यह पता था कि जो बड़े बड़े शहर है ना, वो स्नेर है, मीन्स ट्रैप है, जाल है। तो जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहेंगे वो बेसिकली एक ट्रैप के अंदर रहेंगे और एक बर्डन तले दबे रहेंगे। वो खुश नहीं रह पाएंगे। और शहरों में तो चोरों के, डाकुओं के गैंग्स होते हैं। वहां पे प्रोस्टिट्यूशन होता है। प्रोस्टिट्यूशन मीन्स वेश्यावृत्ति। और बहुत तरह के एवल मीन्स बुरे बुरे काम होता है। बुरे बुरे काम शहरों के अंदर तेजी से फैलते हैं। और इस सब में फंसेगा कौन? एक कॉमन आदमी, एक गरीब आदमी। उसे कौन फंसाएगा? जो अमीर होगा। तो इसीलिए पूर्वजों को पता था और उन्होंने चाहा कि इंडिया गांवों में ही बना रहे, वो शहरों में ना जाए, क्योंकि गांव वाले लोग ना अपने थोड़े बहुत पैसों के साथ खुश हैं। वो अपने गांव की जिंदगी के साथ खुश हैं। पैरा 8, हमारे फोर फादर्स ने देखा कि राजाओं से और उनकी तलवारों से ज्यादा मजबूत हमारे सिद्धांत हैं। स्वॉर्ड्स मीन्स तलवार। और इसीलिए ऋषि मुनि और फकीर सुपीरियर हैं। राजा और उसकी ताकत उनके सामने बहुत छोटा है, बहुत इंफीरियर है। हमारा देश इस सोच के साथ बना हुआ है। हमारे पास इस तरह की व्यवस्था और संविधान है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम दूसरों को सीख दे सकते हैं, ना कि दूसरे हमें सिखाएंगे कि कैसा रहना है और कैसा बनना है। हमारे देश के पास कोर्ट्स थे, वकील भी थे और डॉक्टर्स भी थे, लेकिन उनकी भी एक सीमाएं थी। वो लोग इतने नोबल प्रोफेशन में होने के बावजूद भी खुद को सुपीरियर फील नहीं करते थे। और जबकि ये प्रोफेशंस लोगों की जिंदगी बचाता है, उनकी हेल्प करता है, फिर भी लोगों को पता था कि ये कोई विशिष्ट प्रोफेशन नहीं है, कोई बहुत सुपीरियर लोग नहीं है ये लोग। हमारे पास वकील थे, वैद्य थे, लेकिन उन्होंने लोगों को लूटा नहीं। वो लोगों पे उल्टा आश्रित रहे। हमारे यहाँ निष्पक्ष रूप से न्याय किया जाता था और एक कॉमन रूल था कि हम आपस में पंचायत में सारी चीजों को निपट लेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे। और इसी कंसेप्ट की वजह से गांधी जी ने इंडिया के अंदर पंचायती राज व्यवस्था स्टैब्लिश किया और उनका मानना था कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स आपस में रिजॉल्व करने चाहिए। उस समय दलाल नहीं हुआ करते थे। टाउट्स मीन्स दलाल, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ल्योर करे, लालच देके अट्रैक्ट करना, जो लोगों को अपने लालच, पैसे के लालच में फंसाए और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए। और अगर इस तरह के कुकर्म, बुरे काम होते भी थे तो वो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज या राजधानियों के आसपास होते थे, गांवों में तो नहीं होते थे। गांव के लोग, साधारण लोग बहुत ही आज़ादी से रहते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे, खेती बाड़ी करते थे और आराम से अपने गांव में रहते थे। और सही मायने में होम रूल का आनंद गांव के लोग ही लेते थे। पैरा 9, इस पैराग्राफ में गांधी जी बताते हैं कि जिस तरह मैंने डिस्क्राइब किया है इंडियन सिविलाइजेशन को, उसी तरह भारत के समर्थक भी इस सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे। मतलब उन्होंने कुछ झूठा, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया है भारतीय सभ्यता के बारे में। कोई भी सभ्यता पूरे विश्व में परफेक्ट नहीं होती। हर सभ्यता में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। यहां से गांधी जी अपनी सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता को कंपेयर करना शुरू करेंगे और वो बताते हैं कि हमारी सभ्यता का काम है, हमारी सभ्यता इस बात पे जोर देती है कि हम नैतिकता को ऊपर उठाएं, एलिवेट, ऊपर की तरफ उठाना। और दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता मतलब यूरोप की सभ्यता इमोरालिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देती है। प्रोपागेट मीन्स प्रचार करना। पश्चिमी सभ्यता भगवान में बिलीव नहीं करती, वो गॉडलेस है। और हमारी सभ्यता मतलब इंडिया की सभ्यता या ईस्ट की सभ्यता, हम इंडिया वाले ईस्टर्न सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और यूरोप के लोग वेस्ट के। तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन
भगवान को मानने वाली सभ्यता है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो भगवान में बिलीव नहीं करती है, वो गॉडलेस हो चुकी है। हमारी सभ्यता को लेके जो हमारा विश्वास है, जो हमारी समझ है, इससे जरूरी हो जाता है बी होप्स मीन्स टू मेक समथिंग नेसेसरी, कि भारत को प्यार करने वाला भारत का हर नागरिक अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपका रहे, मतलब ये पुरानी सभ्यता को ऐसे फॉलो करता रहे, ऐसे चिपका रहे इस सोच के साथ जैसे कि एक माँ से उसका बच्चा चिपका रहता है। पैरा 10 पे आते हैं। इस पैराग्राफ में गांधी जी बताते हैं कि उन्हें यूरोप के कल्चर सिविलाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पश्चिम से कोई नफरत नहीं है। पश्चिम मीन्स यूरोप। उल्टा वो तो थैंकफुल है, जितना भी उन्होंने वेस्ट का लिटरेचर पढ़ा है, मतलब यूरोप का लिटरेचर पढ़ा है, वो थैंकफुल है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने उनको सिखाया है कि वो अपने देश के लोगों को बता दें कि अगर देश को, अगर इंडिया को ऊंचाई तक जाना है, तो गांधी जी अपने सालों के तजुर्बे से ये सजेशन दे रहे हैं कि भारतीयों को एक लेसन सीखना चाहिए उनके तजुर्बे से। और वो लेसन क्या है कि हर हालत में वेस्टर्न सिविलाइजेशन से दूर रहना है, अपने आप को अलग रखना है, शान, खुद को अलग करना, टू कीप अवे, किसी भी कीमत पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना है। पैरा 11 देखते हैं। पैरा 11 में गांधी जी बता रहे हैं कि यूरोप की सिविलाइजेशन एक्चुअली है कैसे, वेस्ट की सिविलाइजेशन किस बुनियाद पे खड़ी है, उसकी विशेषता क्या है। तो उनकी सिविलाइजेशन है बेसिकली मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब पदार्थों की पूजा करना, वस्तुओं की पूजा करना। हमारे अंदर जो इनसेंसिटिवनेस है, जो ड्राइनेस है, मतलब संवेदनहीनता, हमारे अंदर के जानवर की पूजा करना, ये है एक्चुअली मॉडर्न सिविलाइजेशन या पश्चिमी सभ्यता या यूरोप की सभ्यता। ये शुद्ध रूप से अनएडल्ट्रेटेड मीन्स प्योरली मटीरियलिज्म है, मतलब ये कंप्लीटली भौतिक सुख सुविधाओं पे आधारित है। गांधी जी बता रहे हैं कि अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन हर कदम पे ये ना सोचे कि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं प्रोड्यूस कर पाए और वस्तुएं प्रोड्यूस करने वाली सिविलाइजेशन की विजय हो, ट्रायम्फ मीन्स विजय, तो फिर उस मॉडर्न सिविलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब ही है ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं या सामान प्रोड्यूस करना। पैरा 12, शायद ये गैर जरूरी है, अगर बेकार नहीं है तो भी। अननेसेसरी मीन्स जरूरत ना होना, यूजलेस मीन्स बेकार। गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि दो सभ्यताओं को कंपेयर करना अगर बेकार नहीं भी है तो भी जरूरत नहीं है कि हम दो सिविलाइजेशंस की कंपैरिजन करें। पश्चिमी सभ्यता अपने हिसाब से अपने क्लाइमेट, अपने जलवायु के अकॉर्डिंगली इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है, और हम अपनी जरूरत, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम भी डेवलप किए हैं, और ये दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे सही है। पैरा 13, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसे दूसरी सभ्यता से अलग करती है, मतलब इसे भारत की सभ्यता से अलग करती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो विशेषता है कि ये बिलीव करता है असंख्य जरूरतों में, मतलब इसके डिजायर्स, इस सभ्यता की डिजायर्स बहुत बड़ी है, इसके पैशन बहुत बड़े हैं। और दूसरी तरफ हमारी पुरानी सभ्यता वो जरूरतों पे, वो पैशन पे, वो ह्यूमन नीड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और कहती है कि समय समय के साथ खुद को वॉच करो। वो कहते हैं ना, मन को संयमित रखो। तो हमारी सभ्यता ये कहती है। अब गांधी जी बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मॉडर्न या वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतनी असंतुष्ट है। इनसैशिएबलनेस, इस वर्ड का मतलब है डिससेटिस्फैक्शन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के असंतुष्टि का कारण है कि वो फ्यूचरिस्टिक तो है, उन्हें अपनी जरूरतों को फ्यूचर में भी बहुत बड़ा करके देखना और उन्हें बहुत कुछ चाहिए भविष्य में, और वो खुद को एक डिवाइन पावर बनाना चाहते हैं, एक गॉडहुड में देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान में सही मायने में उनकी
विश्वास, उनकी आस्था ना के बराबर है। दूसरी तरफ हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन, इंडिया, हम लोग ईस्ट, हमारी सभ्यता दूसरी तरफ कहती है कि अपने डिजायर्स, अपने ज़रूरतों को, अपने वांट्स को, अपने नीड्स को कंट्रोल करो, संयम करो अपने ऊपर। हमारी सभ्यता हमें संयम रखना सिखाती है और कहती है फ्यूचरिस्टिक तो हो, लेकिन भगवान में यकीन करो। एक डिवाइन पावर है जो तुम्हारी हेल्प करेगी, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। पैरा 14 बताता है कि नए नए मॉडर्न इन्वेंशंस जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही ब्रिलियंट है, जो थोड़े टाइम पहले हुआ है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा खुद को रोक पाना, रेजिस्ट कर पाना। लेकिन गांधी ये मानते हैं कि एक इंसान की जीत इस तरह की चीजों में अट्रैक्ट ना होने से ही है, मतलब संयम रखने से ही है, रेजिस्ट करने से ही है। आज हमारी सिविलाइजेशन इस खतरे में है कि हम कुछ क्षणिक सुख के लिए अपनी परमानेंट चीजों को बेचने के लिए तैयार ना हो जाएं। मतलब हम पैसों से अट्रैक्ट होके, लग्जरी से अट्रैक्ट होके अपनी मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। पैरा 15, जिस तरह वेस्ट ने भौतिक सुखों की चीजों का बहुत ही शानदार डिस्कवरी किया है, जिसे हम देखकर बड़े आश्चर्यचकित हैं, चकाचौंध में हैं, उसी तरह हिंदुज्म ने, हिंदू धर्म ने बहुत सारी शानदार डिस्कवरीज की हैं। किस क्षेत्र में? धर्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में। हिंदुज्म ने वर्ल्ड को स्पिरिचुअलिटी दी है। पैरा 16, हम वेस्टर्न साइंस के प्रोग्रेस को देख के, डिस्कवरीज को देख के आश्चर्यचकित तो हैं, हमारी आंखों के सामने चकाचौंध तो है, डेजल्ड, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा कि हिंदुज्म ने कितना महान और कितनी खूबसूरत डिस्कवरीज की हैं, जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कितना बेनिफिशियल है। गांधी बताते हैं कि बेशक वेस्ट की डिस्कवरीज से लोग आश्चर्यचकित हैं, चकाचौंध में हैं, लेकिन वो इन डिस्कवरीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट गांधी का मानना है कि भगवान का आशीर्वाद है और भगवान खुद ही चाहते हैं कि इंडिया इन सब चीजों में ना पड़े। भगवान ही इंडिया को ऐसी बुद्धि दे रहा है कि इंडिया खुद को रेजिस्ट करे, खुद को रोके, इस मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ ना भागे और भौतिकवाद से दूर रहे, इस धारा में प्रवाहित ना हो। पैरा 17 देखते हैं। गांधी जी एक प्राउड हिंदू थे और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हिंदुज्म में ऐसा कुछ तो है जिसने इस मोरालिटी को, इस संस्कृति को और सभ्यता को बचा रखा है। वरना जब इतनी सारी सभ्यताएं मिट चुकी हैं, मिट रही हैं, खत्म हो रही हैं, उनकी फाउंडेशंस कमजोर हो गई हैं, फिर भी अगर इंडिया स्ट्रांगली खड़ा है, इसकी सिविलाइजेशन, इसकी संस्कृति इतनी मजबूती से खड़ी है, तो वो हिंदुज्म की वजह से खड़ी है। भारतीय संस्कृति ने कई सभ्यताओं को मिटते देखा है, जैसे बेबीलोनियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। पर्शिया को हिंदी में आप फारसी कहेंगे और इजिप्ट को कहेंगे मिस्र। गांधी अब इसका ना एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो ठीक है, खुद ही ट्राई करो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो। अपने आसपास देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या कि रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, उसकी सभ्यता के बारे में कुछ भी तुम्हें पता चल रहा है क्या? क्या तुम गिब्बन की इटली ढूंढ पाओगे? क्या तुम एंशियंट रोम, पुरानी रोम को ढूंढ पाओगे? क्योंकि रोम ही इटली था। जब हम बार बार रोम की सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रोम ने सेंचुरीज तक यूरोप को रूल किया है और सेंटर ऑफ पावर था इटली। पैरा 18 देखते हैं। गांधी कह रहे हैं कि ठीक है, मेरी बात पे यकीन ना हो तो ग्रीस जाइए और बताइए मुझे वहां जाने के बाद कि वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है, और वो ना मिले ना तो फिर वापस भारत आइए और अपने आसपास देखिए और सोचिए और पता करने की कोशिश कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है, जो प्राचीन इतिहास में मेंशन्ड है, वो आज भी है क्या? और आपको दिखाई देगा कि हाँ, इंडिया तो अभी भी जिंदा है। भारत की प्राचीन इतिहास, भारत की प्राचीन सिविलाइजेशन तो आज भी जिंदा है। और अगर एंशिएंट इंडिया को देखना है तो लोग हमारे बिहार में आए। बिहार के कई सिटीज में, कई गांवों में एंशिएंट इंडिया आज भी दिख जाएगा। वैसे पूरा वर्ल्ड आता है इंडिया के हेरिटेज, इंडिया के हिस्ट्री को बिहार में देखने के लिए। अब पैरा 19 पे आइए।
पश्चिमी देश हमें बहुत ही गंदा मानती है, उन्हें लगता है हम बहुत ही गंदे लोग हैं, मतलब गंदगी में रहने वाले लोग हैं। तो गांधी इस पे कहते हैं कि हाँ जी, आपकी विचारधारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे गोबर के ढेर हैं, कई जगह हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन इस गोबर के ढेर के नीचे खजाना है। भारतीय सिविलाइजेशन और संस्कृति बची हुई है तो हिंदुज्म की वजह से बची हुई है, क्योंकि हिंदुज्म ने एक टारगेट सेट किया है और वो टारगेट है स्पिरिचुअलिटी अटेन करना, मतलब अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते चले जाना, ना कि मटेरियलिस्टिकली आगे बढ़ना। हमने भौतिकवाद पे जोर नहीं दिया, हमने अध्यात्म पे जोर दिया है। पैरा 20, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज मीन्स अपना राज, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम अपनी जरूरतों को, अपनी डिजायर को हर दिन मल्टीप्लाई करते रहे, हर दिन बढ़ाते रहे। हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारा स्वराज उल्टा इस पे रेजिस्ट करता है कि हम कितना ज्यादा भौतिकवाद से दूर रहते हैं, हम कितना इनकार कर पाते हैं। पैरा 21, गांधी जी अब हमें एडवाइस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोप की जो सभ्यता है ना, वो जैसी भी है वो वहां के लोगों के लिए सही है, मीन्स वहां के लोगों को सूट करती है। यूरोप की सभ्यता यूरोपियंस के लिए, बट अगर इंडिया ने उसे कॉपी करने की कोशिश की तो इंडियंस बर्बाद हो जाएंगे। रियून, बर्बाद होना, क्योंकि ये सभ्यता हमें बर्बाद कर देगी। इसीलिए हमें इस सभ्यता से बचना चाहिए, इसे आत्मसात नहीं करना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं उस मॉडर्नाइजेशन को अचीव करने में, उसे आत्मसात करने में। मतलब हमारे पास कैपेबिलिटी तो है, हमारे अंदर पोटेंशियल तो है, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें सूट नहीं करता और हमें बर्बाद कर देगी। गांधी एक कदम और आगे बढ़ के कहते हैं कि इसकी जो अच्छाई है, जो आत्मसात करने लायक है, वो कर लीजिए, लेकिन इस सभ्यता का जो भी बुराई है, इस सभ्यता के अंदर की जो बुराई है, जो खामियां हैं, ऐसा नहीं है कि उस पाप का, उस बुराई का पार्ट यूरोपियंस को भी बने रहना है। नहीं, यूरोपियंस को भी उससे बाहर आना चाहिए, उस चीज से निकलना चाहिए और चेंज के लिए तैयार होना चाहिए। यूरोपियंस को भी बुराई से अलग होने का अधिकार है और उन्हें अलग हो जाना चाहिए। पैरा 22 देखते हैं। गांधी कहते हैं कि भौतिकवाद, लग्जरी, कंफर्ट, इसको हर दिन मल्टीप्लाई करना, इसको हर दिन बढ़ाने की सोच रखना एक पाप है। और वो बहुत ही बोल्डली, बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को कहते हैं कि यूरोपियंस को भी अपने अप्रोच को, अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। अगर उन्हें भौतिकवाद के तले नहीं दबना है तो उन्हें खुद को वापस से तैयार करना पड़ेगा। गांधी इंडियंस को एडवाइस करते हैं कि इंडियंस के लिए गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना मतलब मौत के पीछे भागना, अपनी मौत बुलाना, दोनों एक बराबर होगा। यहाँ गोल्डन फ्लीस का मतलब है ऐसा कोई भी काम जो करना टफ है, मतलब इंडियंस के लिए यूरोपियंस की तरह बिहेव करना टफ है। वो हमारे नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है कि हम मटेरियलिस्टिक होके भागते रहें, और अगर हम ऐसा भागते हैं तो हम शांति और खुशी से दूर हो जाएंगे। गांधी हम इंडियंस को अपने दिलों में एक मोटो अंकित करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं जिनका कहना है सादा जीवन उच्च विचार। तो गांधी कहते हैं कि चलिए उस मोटो को हम अपने अपने दिलों में अंकित कर लें, लिख लें। वो एक रियलिस्टिक बात बताते हैं कि लाखों लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, मतलब लाखों लोगों को गरीबी में जीना पड़ेगा, जो वो डिजायर रखते हैं उतना नहीं मिलेगा। और वो फिलोसोफर्स, फ्रीडम फाइटर्स का एग्जाम्पल लेते हुए कहते हैं जो जनता के लिए बहुत अच्छा सोचने का दावा करती है, वो चाहती है कि जनता को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, तो जनता को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के चक्कर में ना वो ऊंचे आदर्शों को, उच्च विचार को मिस कर रहे हैं। पैरा 23 देखिए। सही मायने में सिविलाइजेशन का मतलब अपनी जरूरत को मल्टीप्लाई करना और अपनी जरूरतों को बढ़ाना नहीं है। सही सिविलाइजेशन का मतलब है सोच समझकर, अपनी मर्जी से अपनी जरूरतें, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, और इससे क्या होगा, सेटिस्फैक्शन आएगी, सही मायने में खुशी आएगी,
और एक सेवा भावना हमारे अंदर डेवलप होगा। लास्ट पैरा, गांधी खुद बहुत मेहनती थे। वो घंटों घंटों चरखा चलाते थे, लोगों के सर्विसेज में लगे रहते थे। तो यहाँ वो हम सबको एडवाइस कर रहे हैं कि कुछ हद तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक शरीर का सामंजस्य और शरीर के लिए आराम जरूरी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, तो ये आपकी ग्रोथ में हेल्प की बजाय बाधा बनना शुरू हो जाती है। मतलब अपनी बॉडी को अगर आपने ज़्यादा कंफर्ट दे दिया तो वो आपको ग्रो नहीं करेगी, उल्टा आपके लिए बाधा बन जाएगी। गांधी कहते हैं कि अगर हमने अपनी डिजायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और उसका नंबर हम हर दिन मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और उस चाहत को, उस डिजायर को पूरी करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, तो अगेन ये एक ट्रैप है, एक जाल है। जाल क्या है? कि हम भौतिकवाद की तरफ चले जा रहे हैं। गांधी कहते हैं कि आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी भौतिक चीज़ों की नीड है, वो किसी पॉइंट पे तो जाके खत्म होगी। इनफैक्ट एक इंटेलेक्चुअल नीड भी है। जो लोग बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के हैं, वो भी सोचते हैं कि नहीं ठीक है, इतना आ गया, हमारी इतनी इंटेलेक्चुअल ज़रूरत हो रही है पूरी, इतना हमने समझ लिया, खत्म, वो एंड पॉइंट है। तो गांधी का कहना है कि अगर स्पिरिचुअलिटी का एक डेड पॉइंट है, तो डेफिनेटली फिजिकल डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का भी एक डेड पॉइंट होगा, एक फुल स्टॉप उसमें भी लगेगा। गांधी कहते हैं कि इससे पहले कि जो आपकी मटेरियलिस्टिक जरूरत आपकी फिजिकल और आपकी इंटेलेक्चुअल बुद्धि पे हावी हो जाए, उससे पहले ही आप उस डिजायर को कंट्रोल कर लीजिए। और लास्ट में गांधी हमें एडवाइस दे रहे हैं कि हर इंसान को अपनी शारीरिक और बौद्धिक कल्चरल सर्कमस्टांसेस को, स्थितियों को ऐसे ऐसे बैलेंस करना चाहिए, ऐसे अरेंज करना चाहिए कि वो मानवता के सर्विस के लिए हमें प्रेरित करे, ना कि उसमें बाधा बने। और हमारी सारी की सारी एनर्जी मानवता की सेवा में जाना चाहिए, ना कि फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने में। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसके बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले समय में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।